हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BHDLA 136 का है, हिंदी भाषा लेखन कौशल। इसमें जो ब्लॉक 1 है वो रह गया था, मुझे लगा शायद मैंने कंप्लीट करवा दिया, हालांकि कंप्लीट है। सरकारी पत्राचार पत्र वगैरह क्या होते हैं, लेखन समाचार संपादकीय सब कुछ डला हुआ है। बिल चलिए आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अब ये BA के स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, तब मैंने डाला था तो उनके कोड अलग है, अब आपके कोड अलग हो गए हैं BAG वालों के लिए, तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है आपको समझने में। तो चलिए आज मैं व्यवहारिक हिंदी लेखन में ना शब्द संपदा, लोकोक्ति और संवाद शैली, वाक्यगत रचनाएं, शैलियां, शुद्धियां, शोधन, ये एक वीडियो में ले लेंगे, यानी 2 यूनिट, और उसके बाद जो 3 यूनिट बचेंगे उनको एक वीडियो में ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। और आपको क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। व्यवहारिक हिंदी और लेखन खंड बनिए है, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द संपदा और लोकोक्ति पहले में है, यानी आपके इसमें शब्द भी आएगा और लोकोक्तियां भी आएंगी। लोकोक्तियां का मतलब पता है आपको क्या होती हैं? कहावतें पुराने टाइम की जो होती हैं उनको आपको फिर एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या उनकी करनी होती है। तो यहाँ पे शब्दों का महत्व देखेंगे, ठीक है। शब्दों का महत्व, भाषा के सामाजिक स्तर, भेद, शब्दों के विभिन्न स्रोत कौन कौन से होते हैं, शब्दों का अर्थ, शब्द निर्माण, शब्द रचना, मुहावरे और लोकोक्ति देखेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। शब्द का महत्व हमारे लिए क्या है? तो देखिए, भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक होती है, ठीक है ना, सबसे छोटी होती है ध्वनि। और ध्वनियों के अर्थ हम प्रकट नहीं कर सकते, जैसे का, ता, अ, ग, ल, ये ध्वनियां सार्थक नहीं है, अर्थात इनमें कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता है क्योंकि ये अधूरी है, ठीक है ना। भाषा के अर्थ का वाहक शब्द है जो ध्वनियों से बनता है, जैसे आम शब्द कहने पर हमारे मन में एक वस्तु का बोध होता है। आम शब्द में आ और मा 2 ध्वनियां हैं, और इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा के अर्थ के वाहक होते हैं। तो यदि सिर्फ ध्वनियों को देखा जाए तो हमारे लिए नगण्य है, वो कुछ नहीं है, नथिंग है। ध्वनि यानी छोटा का, बड़ा का, छोटी की, मतलब कि, है ना, जैसे आ, ग, ताला, एक ध्वनि, एक अक्षर को लाके आप रख दीजिए, जो अक्षर होते हैं तो वो ध्वनि हो जाते हैं, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन जब वहीं पे हम 2 ध्वनियों को मिला देते हैं, 2 ध्वनियों को मिला देते हैं, जैसे हमने दा, बड़ा दा और माँ, 2 ध्वनियों को मैंने मिला दिया तो वो एक शब्द बन गया। और वो शब्द जो होता है वो सार्थक होता है, उसका कुछ अर्थ निकलता है, और उससे हमारे दिमाग में कुछ चीज प्रतिबिंबित होती है, एक बिंब बनती है। दाम यानी प्राइज, आम, आम खाने वाली वस्तु तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द जो होते हैं अर्थ के वाहक होते हैं, मतलब उनका अर्थ निकलता है। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, अर्थात आम कहने पर हिंदी भाषी का एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं। अब आम यानी एक खास भी होता है, आप मेरे लिए बहुत आम है, मतलब आप मेरे लिए बहुत खास है, वो आम व्यक्ति है, मतलब वो खास व्यक्ति है। तो लेकिन इस शब्द का चीनी भाषा, इतावली भाषा के लिए यही अर्थ हो, ये आवश्यक नहीं है। उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा जो अपनी भाषा की ध्वनियों से निर्मित होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हो, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं, वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और इनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। आम, दाम, ये जो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी शब्द है, और हिंदी को बोलने वाले लोग इस क्या करेंगे, इसको जब एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, तो इस तरह से बहुतों लोगों में पहुंच जाती है, ठीक है, और इसका एक अर्थ भी निकल के आता है। तो भाषा के शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है अर्थ युक्त होना। अब भाषा के जो शब्द होते हैं, तो शब्द की एक प्रमुख विशेषता क्या हो गई? प्रमुख विशेषता इसकी ये हो गई, अर्थ युक्त होना। सॉरी, अर्थ युक्त होना यानी उसका कुछ अर्थ निकले। अब जैसे ऊपर हमने कहा, आम शब्द का अर्थ जो हिंदी अपनी समाज में जानता है, लेकिन ये अर्थ शब्द में कहां से आया? आम, लाम, ताम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है? लाम, ताम नहीं निकलता है। जिस फल को हम आम कहते हैं, क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इस ध्वनियों का संबंध है? शायद नहीं, क्योंकि हमने खुद कहा था कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञात करता है, शब्दों का व्यवहार करता है। अब जिस फल को हिंदी में आम कहा जाता है, उसे तमिल में मांगाई और अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है। तो अंग्रेजी में जब मैंगो बोलोगे तो उसका
शब्द अपना अलग अर्थ निकलेगा। महंगाई बोलेंगे तो लोग समझेंगे तमिल वाले और उसका अर्थ अपना निकलेगा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी शब्द के आने वाली ध्वनि का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी शब्द में जो आने वाली ध्वनि होती है, ध्वनियों के शब्द के अर्थ के साथ, यानी ध्वनियों के जो शब्द होते हैं और उनका जो अर्थ होता है, उनका कोई संबंध, सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है ना, ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ। यानी यहाँ पे फिर समझ लीजिए, कोई शब्द है, शब्द में जो ध्वनियां आती हैं, तो ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है, और यह संबंध स्वाभाविक नहीं होता बल्कि समाज द्वारा आरोपित किए हुए होते हैं, जोड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। अब वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छता कहते हैं। यादृच्छता का तात्पर्य इच्छानुकूल आरोपित अर्थ, जो इच्छा के अनुकूल हम पे मढ़ा गया हो, और जिस शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता है। संस्कृत में मृग शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता था, सिर्फ हिरण के लिए नहीं, लेकिन आज हम मृग का अर्थ हिरण ले लेते हैं। तो इस बात से आप मृगराज शब्द से समझ सकते हैं कि जहां सिंह को पशुओं का राजा कहा गया है, इसी तरह से शिकार के लिए मृगया शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों से उन वस्तुओं के अर्थ बहुत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक शब्द विशेष वस्तु का अर्थ सूचित करता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, ये शब्द हो गया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचारों के अभिव्यक्ति का भी साधन है भाषा। और विचारों की अभिव्यक्ति की शिक्षा हमें अपने समाज से मिलती है, और समाज की अभिव्यक्ति पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है, और इसी को हम उस समाज की वैचारिकता कहते हैं। और जब लोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं तो उसके साथ ही उसकी वैचारिकता को भी अर्जित करते हैं। अतः भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान, विज्ञान की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ओके, शब्द हो गया। अब भाषा के सामाजिक स्तर भेद ले लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि दो बचपन के दोस्त बात बात में सुन बे, अबे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा, स्कूल, दफ्तर आदि की भाषा भिन्न होती है। हम लोग जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में इसी तरह की बात वो लोग करते हैं। ठीक है, उनकी वो अपनी खुद की भाषा होती है जो अनौपचारिक होती है। हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृश्य भाषा को दो स्पष्ट स्तर पर पहचान सकते हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। ठीक है, औपचारिक भाषा जो होती है वो ऑफिस वगैरह में, कार्यालयों वगैरह में बोली जाती है, सोसाइटी वगैरह में औपचारिक भाषा बोली जाती है। और घरेलू बातचीत, दोस्तों के बीच जो बातचीत होती है वो अनौपचारिक होती है। ठीक है, राइट। अब सोसाइटी, कार्यालयों, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा की भाषा औपचारिक होती है, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसाय में लोगों की अपनी भाषा होती है, जिनकी शब्दावली व्यवसाय से विशेष से जुड़ी हुई होती है। सामाजिक स्तर पर भेद के संदर्भ में हम भाषा, उसमें शब्दों कुछ विशिष्ट रूपों को आसानी से समझ सकते हैं। हम देखिए खड़ी हिंदी भाषा यूज कर रहे हैं, ये औपचारिक भाषा है। बच्चा इस तरह से अभी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है कि बच्चा जब अपने घर में बोलता है और अपनी मातृभाषा में बोलता है ना, कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है, कहाँ जा रहे हो, क्या मतलब कहाँ जाते हैं, इधर, मतलब अपनी लैंग्वेज जो होती है, वो लैंग्वेज जो होती है इते आ उते आ ना, ऐसे करके, तू तेरा मेरा, तो ये अनौपचारिक लैंग्वेज हो जाती है, जो दोस्तों में, फ्रेंडों में, घरों में बोली जाती है। लेकिन जब हम ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूलों में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, वो औपचारिक भाषा कहलाती है ना, खड़ी हिंदी जो हम बोलते हैं वो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं, भाषा का प्रयोग तो आप कर लेंगे, मुझे नहीं पता है ना कि इतना मतलब आसान है भाषा। सामाजिक स्तर के भेद से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तर का भेद वही है जो अभी जस्ट हम ऊपर आपको बता के आ रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो सामाजिक स्तर के भेद के संदर्भ में हम भाषा और उसके शब्दों में कुछ विशिष्ट रूपों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों की बोली मिश्रित भाषा प्रयोग करके शैक्षिक स्तर का परिचायक होती है। कुछ लोग अवभाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है, और कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपाकर अपनी बात कहने के उद्देश्य से गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये
सामाजिक भाषा हो जाती है। ठीक है, शब्दों के विभिन्न स्रोत देख लेते हैं, शब्द भंडार देख लेते हैं क्या है ये। तो भाषा में जो शब्द हैं वे आखिर कैसे बने, कहाँ से आए, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकलती है, हमें पता है, और इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। कुछ शब्द हिंदी भाषी समाज के व्यवहार द्वारा विकसित भी किए गए हैं। भाषा में उर्दू के माध्यम से जो है अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के शासन के समय में इन भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आए हैं। ठीक है ना। और जिस तरह एक नदी विभिन्न स्रोतों से जल से आकर मिलती है, ठीक है ना, और फिर नदी का विस्तार होता है, यानी एक नदी में बहुत सारी जगह से जल आते हैं और मिलते हैं, फिर नदी बनती है। उसी तरह से विभिन्न स्रोतों से आने वाले शब्द भाषा को समृद्ध करते हैं। तो उर्दू, फारसी, इंग्लिश, संस्कृत इन सभी से आके हिंदी में मिल गए और उसका उन्होंने विस्तार किया। इसी को हिंदी भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। तो स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्दों को 4 प्रमुख वर्ग होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी, जिसे संकर बोलते हैं। ठीक है, देख लें स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्द के 4 प्रमुख वर्ग होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तत्सम, तत् का अर्थ है वह और शम का मतलब माने जैसा ही। ठीक है, अर्थात संस्कृत के मूल रूप में हिंदी में लिए गए शब्द। तत् का मतलब वह शब्द जो जैसा का जैसा हिंदी में ले लिया जाता है। संस्कृत का ऐसा शब्द जो उसी रूप में हिंदी में भी स्वीकार कर लिया जाता है वो तत्सम कहलाता है। सम माने जैसा ही। जो शब्द सीधे संस्कृत से आए वे तत्सम है। संस्कृत के समान शब्द बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यथा, जल, ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत में भी ये बोले जाते हैं और हिंदी में भी यही बोले जाते हैं, कोई उनमें बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए, बल्कि उनके कुछ रूप में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। बालकः का विसर्ग हटा दिया गया, पुस्तकम शब्द का मां हटा दिया गया, अर्थात तत्सम शब्द मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। लेकिन हम लोग जनरली बोल देते हैं कि वैसे शब्द जो ले लिए गए हों तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, लेकिन उनमें किंचित यानी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तद्भव देख लेते हैं। तत् का अर्थ है वह, भव का यानी उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए, यानी है तो ये भी संस्कृत के शब्द लेकिन इनमें परिवर्तन हुआ है। संस्कृत में कुछ और हुआ और हिंदी में इनका परिवर्तन कुछ और हो गया। तो तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के हैं, लेकिन मूल रूप में नहीं लिए गए, बल्कि इनमें ऐतिहासिक क्रम में थोड़े से, यानी जब ये हिंदी में आए तो इनमें परिवर्तन कर दिया गया। जैसे कर्म तो हिंदी में काम हो गया, संस्कृत में हस्त, हिंदी में हाथ हो गया, तो परिवर्तन हो गया। तो संस्कृत भाषा के बाद उनमें क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्राषाएं बनी और इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन, उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप भी बदल गए। तो हिंदी में सच संस्कृत सत्य से बना, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ। तो ऐसे परिवर्तन, ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए लेकिन हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के बाद लिए गए, परिवर्तन के साथ आए, वो तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत सत्य, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में सत्य सच और हिंदी में सच हो गया, ये शब्द होते हैं। और इस प्रकार बदले हुए शब्दों को ही हम तद्भव कहते हैं। ठीक है ना। शूर तत्सम हो गया, जो कि हिंदी में भी हम वही बोलते हैं, संस्कृत में भी सूर्य होता है, लेकिन तद्भव में देखते हैं तो सूरज हो जाता है। ठीक है, तद्भव में सूरज हो जाता है। तत्सम में संध्या है, तद्भव में साँझ हो जाती है। ठीक है, तत्सम में चंद्र है और तद्भव में चांद हो जाता है। तो तत्सम में चंद्र संस्कृत में भी है और हिंदी में भी चंद्र तो हम नहीं बोलते हैं, हम हिंदी में चांद बोलते हैं, क्योंकि वो संस्कृत तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव बना और तद्भव का रूप हम हिंदी में यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको आप समझ लीजिए। ठीक है ना। चलिए, देशज कौन से कहलाते हैं? देश प्लस जा यानी पैदा हुआ। देशज वे शब्द होते हैं जिनके स्रोत हमें ज्ञान नहीं है, स्रोत का मतलब ना तो वो संस्कृत मूल के होते हैं ना किसी बाहरी विदेशी भाषा से आए होते हैं, तो मतलब देश से ही लिए गए शब्द होते हैं। ठीक है, यानी अपने ही समाज में बोले गए शब्द होते हैं, अपने ही भाषाई समाज में। और जैसे पेड़, लड़का, खिड़की आज देशज शब्द हो गए। बाहरी शब्द यानी संकर शब्द, ये बाहर के स्रोतों से आए हैं,
ठीक है। आर्य परिवार की भाषाओं से आए हैं, मराठी, चालू, लागू, बंगला में गल्प। फिर भारत के अन्य भाषी परिवारों से आए शब्द हो गए, द्रविड़ में मीन यानी प्राचीन, इडली, सांबर ये आधुनिक में हो गए, मुंडा, कोडी ये सब क्या हो गए, ये बाहरी शब्द हो गए। ठीक है। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, जैसे साइकिल, रेल, टिकट, स्टैम्प, पुलिस, निब, स्टोव, टेलीफोन, फोटो। इन्हें हम इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं। भारत में इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा का विकास भी हुआ, जिसमें हजारों अरबी और फारसी शब्द का भी हिंदी में आगमन हुआ, और हम इन्हें हिंदी में भी बोलते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम वो अरबी या फारसी वो या उर्दू बोल रहे हैं। औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, सलाम, किला, बगावत, अखबार ये क्या है, ये अरबी है। खुदा, खुदामत, जमीन, सरकार, सिफारिश, अंगूर, आस्तीन ये सब क्या है, ये फारसी है। तोप, तमगा, दरोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर ये तुर्की शब्द हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए। फ्रांसीसी शब्द में रेस्तरा, कूपन, अंग्रेजी कारतूस, जापानी में रिक्शा, पुर्तगाली में गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्किट ये सभी। ठीक है, ओके, इतना काफी है, राइट। शब्दों का अर्थ पक्ष क्या होता है। शब्द भाषा में अर्थ के वाहक है, हम शुरू में ही पढ़ लिए हैं, और शब्द ध्वनि से मिलके बनते हैं। ठीक है। और जो भाषा होती है वो आचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और म्यान की तरह नहीं है। अर्थात यह नहीं है कि हर शब्द का एक ही अर्थ हो, कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी निकल जाते हैं और कहीं कहीं तो दो तीन भी निकल जाते हैं। ठीक है ना, जिसे हम अनेकार्थी शब्द के माध्यम से जानते हैं। कुछ समरूपी शब्द, कुछ शब्दों में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। पर का मतलब पंख भी होता है, पर का मतलब लेकिन भी होता है, और पर का मतलब ऊपर भी होता है। पर, परंतु, लेकिन, ऊपर और पंख, है ना। बहुत पर निकल आए, बहुत पंख निकल गए। कल, कल का मतलब दूसरा दिन भी होता है, आने वाला, और कल का मतलब मशीन भी होता है। कल नहीं है, एक पल का भी कल नहीं है, मतलब एक पल का चैन नहीं है। मगर, लेकिन, एक प्राणी। तो इस तरह से समरूपी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, बहुत से एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, है ना, अनेकार्थी जिनको बोलते हैं। अब इसका प्रमुख कारण है भिन्न भिन्न स्रोतों प्रकारों से आने या बनने वाले शब्द होता है जो एक जैसे लगते हैं। मेल, मित्रता, मिलना, मेल, अंग्रेजी मेल, मेलगाड़ी, बरस, संस्कृत वर्ष से और एक साल से, तो इस तरह से होते हैं। पर्याय, जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है तो वे पर्याय कहलाते हैं, यानी पर्यायवाची। सूरज, सूर्य, भानु, रवि, दिनाकर, चंद्र, चंद्रमा, राकेश, चांद, निशाकर, कमल, रजनी भी बोलते हैं। ठीक है। और कमल, पंकज, नीरज, राजीव ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। ठीक है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा में वास्तव में पर्याय होते ही नहीं है, हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। सूरज डूब गया कहेंगे तो दिवाकर डूब गया नहीं कहेंगे, है ना। तो हर शब्द को अपने व्यवहार में लाने के लिए आदमी एक ही शब्द का प्रयोग करता है जो उसमें फिट बैठता है, जो शब्द की रचना को बढ़ाता है। ठीक है। तो हिंदी में सूर्य, सूरज दोनों ही समान बोलचाल के शब्द हैं और लोग अपने व्यवहार के हिसाब से उसको चुन लेते हैं। ठीक है। कोई सूर्य बोलता है तो कोई हमेशा सूरज बोलता है। एक व्यक्ति के लिए दोनों पर्याय नहीं होते, कई कई भाषा में दो तीन शब्द समान अर्थ लाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सॉरी अर्थ, शब्द, शब्दों का अर्थ। ठीक है ना। शब्दों का अर्थ कैसे समझते हैं ये हमने निकाल लिया। विलोम, विलोम का पता ही है, जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द पर्याय कहे जाते हैं उसी तरह विपरीतार्थी वाले शब्द भी विलोम कहे जाते हैं, विपरीतार्थी कहे जाते हैं। छोटा बड़ा, ठंडा गरम, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, इस तरह खट्टा मीठा, लाल हरा, ये विलोमार्थी शब्द होते हैं। ठीक है। ओके। अब इसको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो है नहीं बताने की। अनेकार्थी शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, है ना, कई अर्थों में। जैसे हमने देखा बात, बात का मतलब मामला, क्या बात हुई। उक्ति, उसने एक बात बताई। बातचीत, दोनों बातें करते जा रहे थे, चर्चा का विषय बात, इस तरह से हो गए। ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द समझ में नहीं आता है कि कौन से शब्द समरूपी शब्द, कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, इनमें अंतर समझना बहुत जरूरी होता है। सह प्रयोग, शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं,
अर्थ की दृष्टि से हत्या करने पर पुलिस गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द ध्यान में आते हैं। रेगिस्तान में गर्मी, ऊंट आदि ध्यान में आते हैं। तो एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सह प्रयोग करने वाले शब्द अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य सम क्षेत्रीय शब्द को सीखना आवश्यक हो जाता है। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है भी, जरा था इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आ गए हैं शब्द निर्माण में। अब शब्द निर्माण कैसे होता है, तो भाषा के शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बन पाता है। तो हमने पहले ही कहा कि ध्वनि से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों के नए नए अर्थ मिलते हैं, ठीक है ना। शब्दों की रचना में काट छांट होती रहती है, कुछ नए पुराने शब्द छूट जाते हैं, कुछ नए शब्द व्यवहार में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो विकास, शब्दों का विकास सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। भाषा के बहुत थोड़े से शब्द अपने मूल में बदलते हैं और भाषा उन मूल शब्दों से और कई नए शब्दों की सृष्टि करती है, यानी जन्म होता है। जैसे बच्चा मूल शब्द है, अपन उसमें लगा देंगे तो बचपन हो जाएगा, तो व्युत्पन्न एक नया शब्द बन गया, है ना। बच्चा प्लस पन बचपन, पन एक प्रत्यय है, ठीक है, जो अवस्था का अर्थ देता है। इस दृष्टि से प्रत्यय के अनुदाहरण देखे जा सकते, नया प्लस पन नयापन, बांका प्लस पन बांकपन, है ना। तो क्रिया रचना में कर मूल शब्द है, क्रिया कर्ता, करना, करेगा आदि क्रिया रूप व्युत्पन्न होता है और एक मूल क्रिया रूप के कारण सैकड़ों शब्दों की व्युत्पन्न होती है, यानी उत्पन्न होते हैं। मूल शब्दों के प्रत्ययों को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। तो मुझे बहुत छोटी सी चीजें हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं और बचपन से चीज सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। लड़के आए, लड़कों को बुलाओ, तो को लगने के कारण लड़के का रूप लड़कों बन गया, यानी कि यहाँ ओ प्रत्यय है, लेकिन इस प्रत्यय से शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं हुआ। लड़के आए, लड़कों को बुलाओ, चार पांच थे तो लड़के ही हैं, चार पांच थे तो लड़कों ही हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ वही है, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन शब्द के रूप में सिर्फ परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। ओके। इसी तरह से वचन आदि का व्याकरणिक अर्थ जो होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, करता है, करती है, करते हैं, इनमें भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इनमें कोई नया अर्थ नहीं निकलता है। कुछ भाषाएं इस प्रकार के रूप परिवर्तन ना कर एक ही क्रिया के सभी लिंग वचन के भेद को प्रकट करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आई गो, दोनों लिंगों में यू गो, यानी गो क्रिया का समान रूप में प्रयोग होता है। इस उदाहरण में मूल क्रिया रूप में नहीं बदलती है। तो ये होता है कि प्रयत्नों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कुछ प्रत्यय शब्द के अंत में आते हैं, जैसे पा, पन, त्वा, और कुछ प्रत्यय शब्द के आरंभ में आते हैं, जैसे आ प्लस कारण, बे प्लस रहम, बेरहम अकारण, ना प्लस प्रसंद, ना पसंद। यहाँ आ, बे, ना आदि विलोमार्थक सूचक करने वाले प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पहले आते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यय है और व्याकरण में इन्हें उपसर्ग कहा जाता है, कि जो पहले आ जाए उसे उपसर्ग कह देते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं। तो शब्द रचना के संदर्भ में मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने से हम नए शब्द निर्मित कर सकते हैं और एक भाषा भाई समुदाय इसी प्रकार से नए शब्द गढ़ता है। और आधुनिक युग में नए नए विचारों को प्रकट करने के लिए हमें नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओके। अब शब्द रचना है। शब्द रचना क्या है? मूल शब्द वे शब्द जिन्हें हम और छोटे रूपों या खंडों में नहीं बांट सकते। घर, आंख, देश, काश, जल, प्रेम, अभी हम कैसे बांट दे, नहीं बांट सकते। व्युत्पन्न शब्द यानी उत्पन्न शब्द वे शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय या अन्य शब्द के जोड़ने से बनते हैं। प्रत्ययों के अर्थ मूल शब्द के अर्थ में विस्तार करते हैं। सु अच्छा, है ना, दिन सु अच्छा, सुदिन अच्छा दिन। चैन बे और बिना, तो बेचैन, ठीक है, यानी चैन रहित। फिर प्रत्यय, ये उपसर्ग है जो पहले लग रहा है। फिर प्रत्यय हो गया एक और ता भाव, यानी एकता, एक होने का भाव। तो इस तरह से कुछ शब्द जो होते बनते हैं। यहाँ पे दिए संस्कृत के उपसर्ग अति, अधिक, अतिवृष्ट, अधि ऊपर, अधिकार, अनुपीछे, अनुगमन, अपगुरा, तो ये दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा, पॉज करिए वीडियो को और इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा समाज भी देखिए दे दिया गया है, अब समाज भी देख लीजिएगा। ओके। भाववाचक प्रत्यय संज्ञा विशेषण से, विशेष सूचक प्रत्यय, लघुता सूचक प्रत्यय, लिंग सूचक प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार वह है जिसमें दो शब्द मिलते हैं और इस प्रकार
एक नए शब्द का जन्म होता है। तत्पुरुष समास, इस समास में दो शब्दों के बीच किसी कारक संबंध छिपा रहता है, उस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट किया जाता है। कारक समास क्या है? का, में, के, ये छुपा हुआ है। राजा पुत्र, राजा का पुत्र। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति। शत्रुहंता, शत्रु को मारने वाला, शत्रुहंता। तो ये सब कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व समास, इस समास में दो ऐसे शब्द साथ आते हैं जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्दों के बीच में या और अर्थ छिपा होता है। माता पिता, माता और पिता। गाय बैल, गाय और बैल। पाप पूर्ण, पाप या पूर्ण। हार जीत, हार या जीत। जहां पे और या प्रयोग हो वो द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास, इस प्रकार के समास जो दो शब्दों से मिलकर तीसरा, सॉरी, दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं, यानी तीसरा अर्थ उससे में निकलता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी वस्त्र। तो वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हो। देखिए तीन हो गए, एक समास हो गया, फिर विग्रह करते हैं ना, तो अर्थ तीसरे में प्रकट हो रहा है। बीड़ा पाणी, बीड़ा प्लस पाणी, बीड़ा यानी बीड़ा और पाणी यानी हाथ। तो वह व्यक्ति जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो क्या हुआ? बीड़ा पाणी हो गया। जितेंद्रिय, तो जित प्लस इंद्रिय, वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो बहुब्रीहि समास जनरली तीन अर्थ निकलते हैं। पहला समास होता है, फिर उसका विग्रह होता है, फिर उसका अर्थ होता है। चंद्र, चंद्र वंदन, चंद्र प्लस वंदन यानी चेहरा, तो वह व्यक्ति जिसका मुख चांद के समान हो। ठीक है, प्रतिबिंबित शब्द। ओके, चलिए। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्दों की रचना सरल है। इसमें सिर्फ पहला शब्द सार्थक होता है और दूसरा ध्वनि प्रतिबिंब। मूल शब्द के पहले व्यंजन की जगह वा रख दीजिए। खान पान, वान वान, दिन, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं ना, यहाँ वहां, जाना वाना, नाश्ता सास्ता, इस तरह से सब जब बोलते हैं पुनरुक्त शब्द होते हैं। जो कुछ शब्दों के पीछे मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हम लगा देते हैं। पहला शब्द सिर्फ सार्थक होता है और दूसरा का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एक ध्वनि निकलती है। नाश्ता वास्ता, खाना पीना, चाय वाय, है ना। और दूसरे प्रकार के पुनरुक्त शब्द हुए हैं जिनमें कहीं दूसरा शब्द आ से बनता है। पी पी कर, देख दाख कर, सोच सोच कर, मोड़ मोड़ कर, बोल बाला, कहीं दूसरा शब्द ऊ से बनता है। मार मूर कर, काट कूट कर, बांध बूंद कर। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्रिया के शब्द है। ठीक है, तो ये होता है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त देख लीजिएगा, हो सकता आ जाए पुनरुक्त शब्द। तो ये द्वंद्व समास की तरह दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। ठीक है, गांव गांव, पल पल, रो रो कर, मीठी मीठी, है ना, ये हो गया पुनरुक्त शब्द। अब क्या रह गया? कुछ और रह गया क्या? मुझे नहीं लगता। मुहावरे और लोकोक्तियां इसमें ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां तो बहुत आसान होती हैं। देख लीजिए, काम में हाथ डालना, काम शुरू करना, किसी के काम में से हाथ खींच लेना, मदद ना करना, हाथ मारना, धोखाधड़ी से पैसे बनाना। इस अर्थ को हम लक्षणा या अर्थ यानी लक्षार्थ कह सकते हैं। ठीक है, कई मुहावरों में अभिधा का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है ना। कमर कसना, सर फोड़ना, दांत खट्टे करना, थूक कर चाटना, ये सभी जो होती हैं मुहावरे होती हैं। मुहावरों को भाषा के अन्य शब्दों की तरह समाज से अर्जित करते हैं, जो पहले से ही लिखी लिखाई होती हैं, है ना। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूर्ण कथन होती हैं, कथन के रूप में एक वाक्य में होती हैं। ठीक है, तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, इसमें विशेषण युक्त संज्ञा क्रिया होती है, जबकि लोकोक्ति जो होती है पूर्ण कथन, पहले पुराने टाइम में कही गई कहावतें होती हैं, कथन होते हैं, और कथन के रूप में एक वाक्य के समान होती है। तो लोकोक्त एक ऐसा वाक्य या उक्ति है जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रसंग पर लागू किया जा सकता है। एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं जानता, लेकिन अपनी क्षमता अक्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल रहा है, तो हम कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस कहावत में एक समान स्थिति की व्यंजना है कि ठीक से नाच न जान सकने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है, बल्कि आंगन टेढ़े होने का मतलब बता रहा है। ठीक है, तो इस लोकोक्त का अर्थ अधिकतर व्यंजनार्थक होता है, यानी छिपा हुआ होता है। लोकोक्त में हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता और अनुभव की गहराई को देखते हैं। बिन पेंदी का लोटा जो बिना किसी दिशा में लुढ़क सकता है ना, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। दीपक तले अंधेरा, ज्ञान के साथ छिपा अज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ लोकोक्ति और सूक्ति या सुंदर उक्ति में भी अंतर करना है। लेखक कुशल वक्ता उचित संदर्भ ढूंढकर सुंदर व्यंजनार्थ प्रकट कर सकते हैं। महान व्यक्ति मरकर जीता है या कायर 100 बार मरते हैं, तो हम विरोधाभास में महानता या कायरता के अर्थ को व्यंजित कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए।
खटाई में पड़ना, मामले में ठीक से कार्रवाई ना होना, हाथ पांव फूलना, कार्य पूर्ण ना होने की स्थिति में घबराहट होना, घड़ों पानी पड़ जाना, गलती के कारण शर्मिंदा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने ऊपर निर्भर होना, कान खड़े होना, अपने खिलाफ होने वाली बात के संदर्भ में चौकन्ना होना, मन में लड्डू फूटना, बहुत अधिक खुश होना। ठीक है, ये हो गए। तो मुहावरे और कहावतें, अर्थ और रचना यहाँ पे आ गई है, देख लीजिए। ठीक है, कुछ और यहाँ पे बताने की कहने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हम यहाँ पे आपकी यूनिट फिनिश कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो खत्म हो चुकी है। दूसरी है वाक्य संवाद शैली, वाक्यगत रचनाएं और शैलियां, शुद्धि एवं शोधन, इसको भी हम इसी में देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा ही इसमें लग रहा है। तो वाक्य एवं वार्तालाप की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, इसी में ले लेते हैं। अब देखिए वाक्य क्या होते हैं, बातचीत जो होती है वो वाक्यों से होती है। तो सबसे पहले हम भाषा में वाक्य क्या होता है ये जानेंगे। तो वाक्य अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होता है, अर्थात एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। अब समझिएगा, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब दो या दो से ज्यादा ध्वनियां मिलती हैं तो एक शब्द बनता है, और जब दो या तीन से ज्यादा शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। वाक्य का मतलब होता है एक लाइन। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं में क्या है, अब यहां से समझिएगा, मैं इसमें समझा देती हूं। मैं जा रहा हूं, मैं में माँ हो गया, फिर है की मात्रा भी हो गई, तो अगर इसको आप अलग अलग करोगे तो ध्वनि निकलेगी। तो ये ध्वनियां हो गई, जा ध्वनि हो गई, रा ध्वनि हो गई, हा ध्वनि हो गई। इनको आप जोड़ दीजिए तो ये शब्द बन गए, मैं, जा, ठीक है, रहा, ये शब्द बन गया। ठीक है, लेकिन जब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, एक साथ लिख दीजिए एक लाइन में, मैं जा रहा हूं, तो एक ये वाक्य बन गया। ठीक है, राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी, वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों को अपने अर्थ में वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन वाक्य शब्दों का ढेर नहीं है। किसी भी 8-10 वाक्यों को एक जगह रख देने से वाक्य नहीं बनता। जैसे राम खाना, पैसा, शाम उधर लेना, नहीं, उसका अर्थ नहीं करना चाहिए, एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है ना, इस कारण यह आवश्यक है कि वाक्य में आने वाले शब्द किसी क्रम में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। वास्तव में शब्द और वाक्य के बीच एक और कड़ी है जिसे वाक्यांश कहते हैं, और शब्द वाक्यांश के रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले के लिए वाक्य में किसी कर्ता का होना अनिवार्य है, उसके क्रिया व्यापार का उद्देश्य मतलब उल्लेख आवश्यक है। ठीक है, और यही वाक्यांश है। तो हम क्रमशः कर्ता और क्रिया वाक्यांश कहते हैं, जिसे हम क्रमशः कर्ता और क्रिया को वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में कम से कम 2 वाक्यांश जरूरी है, और क्रिया व्यापार के संदर्भ में। अब जैसे यहां पर वाक्य हो गया, ठीक है, वाक्य में क्या हो गया, वाक्यांश कर्ता हो गया, फिर अतिरिक्त वाक्यांश हो गया, वाक्यांश क्रिया हो गई, शब्द शब्दस्तर शब्द हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश हो सकते हैं। ठीक है, अब वाक्यांशों की संख्या अलग अलग वाक्य प्रकारों के लिए अलग अलग हो सकती है। ओके राइट, चलिए जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं अब थोड़ा सा। अकर्मक वाक्य, लड़का सोया। ठीक है, कर्ता, लड़का कर्ता, सोया क्रिया। लड़का कर्ता हो गया सब्जेक्ट, सोया यानी क्रिया, वर्ब, वो सो रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्रिया वर्ब हो गया। सकर्मक, अब अकर्मक मतलब जहां कुछ नहीं हो रहा है, सोना कोई चीज नहीं है, सोना कुछ आप कर नहीं रहे हो, इसलिए वह कर्मक में आता है। लेकिन शकर्मक में वह सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, खा रहा है क्रिया हो गई, यानी वर्ब है, वो खा रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है। सोना कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आए कि वाक्य को सही अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए, और यदि कहे कि क्रिया जो सोया है किसके अंतर्गत आएगा, कर्मक के सकर्मक में, तो अकर्मक में आएगा। परेशान मत होइएगा इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रमुख वाक्य प्रकार है, ऐसे कुछ वाक्य प्रकार और भी होते हैं। ठीक है, ऐच्छिक वाक्यांश होते हैं। स्थानवाचक, समयवाचक, स्थानवाचक यानी कमरे में, दीवार पर, समयवाचक यानी शाम को ठीक 7 बजे, करणवाचक यानी चाकू से, प्रयोजनवाचक यानी राम के लिए। ठीक है, वाक्य क्रम, अब पहले का समझ में आ गया ना कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, शब्दों से दो या दो से तीन, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। ठीक है ना, और हर एक वाक्य का अपना अर्थ होता है, बिना अर्थपूर्ण वाक्य नहीं होता है। जैसे राम लिखता है, ये एक वाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर हम ये कह दें राम
राम कमल है, राम कमल है, राम गाना है, तो ये क्या है? कुछ इसका मतलब निकल रहा है? नहीं, लेकिन राम गाना गाता है तो ये मतलब निकल रहा है। ओके, वाक्य क्रम देख लेते हैं कि हर वाक्य का एक सहज क्रम होता है। ऊपर 6 वाक्य प्रकारों की हमने चर्चा की है, ठीक है ना। अब सामान्य वाक्य क्रम यही है। जैसे कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी, मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी। अब देखिए, कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी, क्रम बदल गया। मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य रूप से अनिवार्य घटकों का क्रम एक ही होता है, लेकिन ऐच्छिक घटक के साथ में ये बदल जाते हैं। तो एक वाक्यांश में एक या अधिक शब्द होते हैं। कुछ शब्द निश्चित वाक्य प्रकार के साथ आ ही जाते हैं, जैसे कर्ता के साथ ही आएगा और क्रिया में सहायक क्रिया होगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिखित मौखिक भाषा दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है लिखित भाषा ऐसी भाषा जिसे हम लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक भाषा ऐसी भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लिखित और मौखिक भाषा में कौन सा प्राचीन रूप है? जबकि यहाँ पे देखिए लिखित और मौखिक भाषा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, तो आप उसे कर लीजिए, ठीक है ना। मौखिक भाषा आसान होती है, लिखित भाषा में कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। मौखिक भाषा में एक प्रॉब्लम होती है कि मौखिक भाषा में भाषा का उसी भाषा का जानना जरूरी है। लिखित भाषा में भी यही होता है, भाषा का नॉलेज होना जरूरी है। मैं बड़ी खड़ी हिंदी बोल रही हूँ, तो सामने वाले को भी खड़ी हिंदी जानना जरूरी है, ठीक है। तो लिखित और मौखिक भाषा में मैं अंतर मैं आपको दे दूंगी, तो आप आगे इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अनुतान से तात्पर्य है बोलने के ढंग से, बस मतलब समझ लीजिएगा। एक ही वाक्य को विभिन्न अनुतानों से बोला जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया मतलब कोई बता रहा है। वह चला गया का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन टैग, पूछा जा रहा कि क्या वह चला गया, क्योंकि क्वेश्चन टैग लगा है, ठीक है, प्रश्न है। और वह चला गया विस्मय में, अरे वह चला गया। तो बोलने के ढंग को अनुतान कहते हैं। और एक ही वाक्य 3 जो चिन्ह होते हैं, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, 3 अनुतानों का बोध कराते हैं। अनुतान क्या होता है ये देख लीजिए। अनुतान से हम समान बोलचाल में अपने विविध मनोभावों को कुशलता पूर्वक प्रकट कर लेते हैं, और हम सूचना देने का कार्य बहुत कम करते हैं। समान बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में ही अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं, और मनोभाव एक दूसरे व्यक्ति के कथन के साथ सार्थक हो जाते हैं। यानी दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज होते हैं, सहमत होने का नाटक करते हैं, उस प्रकार एक वक्ता में वक्त में व्यक्ति फुसलाना, धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, दीनता करना, अपना अधिकार जताना है सभी। यानी कि बोलने के ढंग से सामने वालों को यह पता चल जाता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं जिस ढंग से बात करूंगी सामने वाला समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको भूख लगी, आप बोलोगे मुझे खाना दो, तो बोलने से समझ में आ जाएगा कि आपको भूख लगी। बहुत तेज की भूख लगी होगी तो आप पेट को पकड़ लोगे, बोलोगे मुझे भूख लगी है खाना दो, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो अनुतान का मतलब होता है बोलने का ढंग। मैं तुम्हें देख लूंगा, सिंपल है, मैं तुम्हें देख लूंगा मतलब ये धमकी भरा हो गया। तो इस तरह से बोलने के ढंग को अलग अलग भावों से, अलग अलग भाव भंगिमाओं से देखा जाता है, ठीक है। तो हम अनुतान के साथ साथ आवाज ऊंची करना, शब्दों पर बल देना, चेहरे के भावों, आंगिक चेष्टाओं का भी काम लेते हैं। जब हम गुस्से पे बात करते हैं तो आवाज तेज करते हैं, जब दीनता से बात करते हैं, कुछ मांगते हैं तो आवाज धीमी करते हैं, यदि गाली देते हैं तो गाली के शब्द पर जोर होता है और ऊंची आवाज में बोलते हैं। लेकिन जब किसी मित्र को परिहास में गाली देते हैं तो उच्चारण लंबा करते हैं, अनुतान थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो ये अनुतान होता है, ठीक है। तेवर क्यों दिखा रहे हो, आवाज नीची करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता, ये हो गया, ठीक है, क्रोध भरा। संप्रेषण का उद्देश्य, सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्य को ही हम पहचानते हैं, वही संप्रेषण कहलाता है। आचार विचार, ठीक है। और कुछ अनुतान हो गया ना, ओके राइट। प्रोक्ति किसे कहते हैं? प्रोक्ति तो हमें मिला नहीं, ये है प्रोक्ति शब्द। प्रोक्ति ये देखिए, वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत पाठ को प्रोक्ति कहा जाता है, जिसका विश्लेषण हम पूरे पाठ के संदर्भ में कर सकते हैं। समान रूप से वार्तालाप में भी एक दूसरे कथन के संबंध को हम प्रोक्ति कहते हैं, ठीक है। जो विस्तृत पाठ होता है उसको हम प्रोक्ति कहते हैं। तो प्रोक्ति शब्द आपको कठिन लग सकता है, लेकिन समझने का इतना कठिन नहीं है। आप यूं समझ सकते हैं कि यदि रेडियो पर एक निबंध लिखा गया हो तो उस पर निबंध का पाठ या वस्तु प्रोक्ति है, निबंध का पाठ या वस्तु, और इस निबंध में सारी बातें रेडियो के कार्य, उपयोग आदि
के इर्द गिर्द ही होंगी, तो ये प्रोक्ति कहलाती है। ठीक है, ओके। मुझे आज इसमें विराम चिन्ह तो पता ही है, अल्प विराम पता, अधि विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक बताने की जरूरत नहीं है। लीजिए एक बार देख लीजिए सामने। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है? कॉमा जिसे हम बोलते हैं, थोड़ी देर के रुकने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, कोमा लगा दिया। ठीक है, जब एक ही शब्द के भेद के 3 या उससे अधिक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग होता है, राम मोहन सोहन, तो कोमा लग जाता है। ठीक है, ओके। जब अनेक शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग होता है और अंतिम को छोड़ करके पूर्व शब्द को, जैसे बाद में लाभ, हान, दुख, सुख, ये इसी प्रकार संबोधन के बाद राम, जरा, इधर आना। फिर अर्ध विराम यानी सेमी कोलन जिसे बोलते हैं। अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव होता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ये देखिए सेमी कोलन। ठीक है, उप विराम कोलन यानी इस तरह का ठहराव होता है जहां अधिक ठहराव होता है। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, सीधे फुल स्टॉप इस तरह का लग जाता है जहां पे पूर्ण विराम होता है, मनोभाव पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए। राम स्कूल गया, पूर्ण विराम लग गया। प्रश्नवाचक इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता से राम स्कूल गया और इस तरह का प्रश्नवाचक लग गया। ठीक है, विस्मयादिबोधक शब्द यानी आश्चर्य वाला शब्द जो इस तरह का होता है, आश्चर्य, घृणा आदि भावों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संयोजक शब्द हाइफन जो दो के बीच में लगता है, ऊंच नीच, खान पान, है ना, ये सब दो चीजों के बीच में इस तरह का जो शब्द लगता है वो क्या कहलाता है? वो हाइफन यानी संयोजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ओके। वार्तालाप मूल पाठ। अब वार्तालाप क्या है? एक वार्तालाप प्रस्तुत है, लीजिए ये है वार्तालाप। वर्मा परिवार खाने की मेज पर बैठा, नाश्ता चल रहा, वर्मा जी कह रहे हैं, श्रीमती कह रही, उनके बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं, तो क्या ये वार्तालाप ही तो चलता है। तो ये वार्तालाप हो गया जब उसमें 2-4 लोग होते हैं, वार्तालाप पे चर्चा होती है, अंतान इस पे भी हो जाता है। वाह, ये तो अच्छी खबर दी आपने, आश्चर्य, क्या कहा, पूरी अभी कोई जगह नहीं है, असहमति, पापा जयपुर चलिए ना, अनुरोध है, क्या ये क्या जगह चुनिए, गर्मियों में जयपुर मरना है क्या, असहमति है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, ओके। चलिए, कोड मिक्सिंग क्या है? कोड मिक्सिंग का क्या है कि वार्तालाप जब आदमी करता है तो बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करता है, अंग्रेजी वाक्यों का भी प्रयोग करता है। तो जब भाषा में बातचीत करते हुए बीच बीच में दूसरी भाषा के शब्दों वाक्यों का प्रयोग होता है वो कोड मिक्सिंग कहलाता है। जब भाषा में बातचीत करते हुए बीच बीच में दूसरी भाषा के शब्दों वाक्यों का प्रयोग हो तो उसे कोड मिक्सिंग कहा जाता है। बोलने वाला या वक्ता अपनी इस प्रवृत्ति के प्रति जागरूक नहीं होता है, वैसा जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। कोड मिक्सिंग का कारण क्या है? एक वक्ता हर किसी को बात करते हुए कोड मिक्सिंग करता है? तो जनरली क्या होता है कि नॉलेज से होता है, हमारी एक हैबिट बन चुकी हुई होती है, कोई नियम इसका है नहीं कि नहीं हम वहां पे नहीं कर सकते कोड मिक्सिंग। ठीक है ना। तो जनरली हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों और प्रयोग के लिए किए गए प्रयोग से होता है, और होता है कि हिंदी में जनरली अंग्रेजी शब्द प्रयोग किए भी जाते हैं, इसलिए वहां पे कोड मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, ओके। चलिए, कोड मिक्सिंग भी क्लियर हो गई ना, कोई डाउट ना रहे, अभ्यास आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इतना यहाँ पे काफी है इसके लिए। ठीक है, सारांश भी आ गया। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सरकारी समाचार पत्र टिप्पण और प्रारूप ले लेंगे। तो कैसा, इसका ऑलरेडी वीडियो डला हुआ औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र, मैं उस वीडियो को उठा करके डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय।